तो कल हम लोगों ने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, है ना, ये एप्लीकेशन आदि देखा था। और क्या क्या बेसिक चीजें हैं कंप्यूटर में, ये भी हमने कल देखी थी। इनके विषय में क्वेश्चंस भी लगाए थे। ठीक है, तो आज हमारा जो स्टार्ट करना है, हमें मेमोरी से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? मेमोरी से ही पढ़ना था ना? हम्म, ठीक है। तो मेमोरी जो होती है, मेमोरी भी आपकी दो टाइप की बताइए। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में यदि आप जानेंगे तो इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सारी चीजें रन करती हैं। ठीक है, जो भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आप मेमोरी या डाटा डालते हो, या जो भी आपकी हिस्ट्री लेवल होती है, वो आपकी सारी मेन मेमोरी में होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जो अलग से स्टोरेज कंप्यूटर में एडजस्ट किया जाता है, यानी कि एक तरीके से एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसमें ये सारी आती है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मेमोरी की परिभाषा देख लेते हैं। कंप्यूटर में अस्थाई या स्थाई, ठीक है, अस्थाई या स्थाई आधार पर जो डेटा या प्रोग्राम निर्देशों के क्रम में संग्रहित करने और उपयोग करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपके चीजें हैं, उनको रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे ये दो भागों में बांटी गई है, जैसा कि आपको पता ही चला, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे आपकी एक वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो एक आपकी होती है स्थाई, दूसरी होती है आपकी अस्थाई। ठीक है, तो इसमें ये जो आपकी रोम है, जो आपकी रोम है, वो मेमोरी कैसी है? नॉन वॉलेटाइल। और आपकी जो रैम मेमोरी है, वो कैसी है? तो वॉलेटाइल। ये प्रश्न बना है कि रैम मेमोरी कैसी है, वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो इस तरीके का ये प्रश्न इसमें बनता है। फिर आगे बाकी है बीच में आपके कैश मेमोरी, है ना, तो ये कैश मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल में क्या क्या है? तो रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है ना, और ईईपी रोम है। ठीक है, तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? नॉन वॉलेटाइल में। अब वॉलेटाइल में देखिए, तो वॉलेटाइल में आपके एक डायनेमिक रोम आता है और एक ये स्टैटिक रैम आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दो प्रकार का रैम यहाँ पर आपको मिलता है। सेकेंडरी मेमोरी जो एक्सटर्नल मेमोरीज होती है, वो उसमें क्या क्या आ जाएगा? तो फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारी क्या हो जाएंगी? आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाएंगी। कभी कभी इनका क्रम लगाने को भी पूछता है कि बढ़ते हुए या रफ्तार या जो उनका स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी मेन मेमोरी क्या होती है। ठीक है, इसे आंतरिक मेमोरी यानी कि इंटरनल। आप देखिए, आप जब कोई भी फोन खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले आप उसका क्या चेक करते हैं? इंटरनल देखते हैं ना, इंटरनल स्टोरेज, कि उसमें कितना है, देखते हैं कि नहीं? 32 GB है कि 12 GB है, 6 GB है, कितना जीबी है ना, चेक करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल, जो ऑलरेडी आपको फोन में लगा हुआ मिल रहा है, और उसके बाद जो उसके अतिरिक्त जो आप चिप वगैरह लगा रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है? एक्सटर्नल। कि आप उसमें 32 GB का लगा सकते हैं मेमोरी कार्ड,
64 GB का लगा सकते हैं इत्यादि वगैरह, ये सब क्या हो जाता है आपका एक्सटर्नल हो जाता है। तो चलिए अब इसी बात पे हम इसको देख लेते हैं जरा। इसे इंटरनल आंतरिक मेमोरी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होती है, मतलब सीपीयू में ही उपस्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है परंतु इसकी गति क्या होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, मेन मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आपके फोन में आप जो यूज करते हो, देखो इसमें क्या लिखा है, इनका आउटपुट डाटा कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। आप यूट्यूब पे यदि कोई गाना सर्च करते हो या कोई पढ़ाई स्टडी से रिलेटेड या यूजीसी नेट से रिलेटेड आपने कोई वीडियो सर्च किया, तो उसकी हिस्ट्री काफी दिनों तक बनी रहती है, बनी रहती है कि नहीं। हम्म, तो उसी तरीके से उसकी मेमोरी कुछ समय के लिए बनी रहती है, लेकिन यदि आपका फोन ऑफ रहता है या ऑफ हो जाता है या फिर फोन मान लीजिए उसमें हैंग मार रहा है, तो आपने उसमें डाटा उसके इंक्रीज हटा दिए, तो आपकी हिस्ट्री भी क्या होती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, और इसकी गति जो होती है, स्पीड, स्पीड बहुत फास्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। और ये कैसी मेमोरी है, तो नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, रोम एक प्रकार की गैर वाष्पशील मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम में संग्रहित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेमोरी डिवाइस के निर्माण के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि अगर जो संग्रहित डाटा है उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेमोरी डिवाइस में निर्माण के बाद, यानी कि यदि मेमोरी डिवाइस का आपने कोई निर्माण किया है तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको एज इट इज ही रख सकते हो जैसा है वो। इसीलिए यहाँ पर ये देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, रीड ऑनली मेमोरी। आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए उपयोगी है जिसे सिस्टम के जीवन के दौरान शायद ही कभी बदला जाता है, जिसे फर्मवेयर के रूप में भी जाना जाता है। प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे वीडियो गेम प्लग कारतूस के रूप में वितरित किया जा सकता है जिसमें रोम रहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो इंटरनल मेमोरी है आप उसको कभी चेंज करते हो क्या। आपका जो फोन है, आपके फोन में जितनी भी इंटरनल मेमोरी आपको मिली थी फोन खरीदते समय, क्या आपने उसको कभी चेंज कर पाए, आप नहीं कर पाए ना। आप एक्सटर्नल मेमोरी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपके फोन की 64 GB कैपेसिटी है, आपने 32 GB लगा रखा है, तो आप 32 GB हटा के 64 GB लगा सकते हो, है ना। लेकिन जो आपकी इंटरनल है 12 GB कैपेसिटी है, तो 12 GB को हटा के आप 24 GB कर सकते हो क्या, बताओ। इंटरनल स्टोरेज कभी बढ़ सकता है, हाँ। नहीं बढ़ा सकते नहीं। हाँ, नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, बाकी और सब लोग सो गए हैं क्या, नींद आ रही है, हाँ। किसी और का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। चलिए, तो आपका जो ये रोम है, रीड ऑनली मेमोरी, इसमें आपके ये 3 पार्ट्स हैं। पहला है पी रोम, दूसरा है ईपी रोम, तीसरा है ईईपी रोम। ठीक है, तो इसमें क्या है, पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या है, तो इसमें स्मृति, किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जाता है परंतु ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे संशोधित किया जा सकता है। ये किसमें है, प्रोग्रामेबल यानी कि पी रोम। ठीक है, दूसरा है ईपी रोम यानी इरेजेबल। इरेजेबल में क्या है, तो इसमें आईसी में संचित किया गया प्रोग्राम परावैद्युतिक किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। ठीक है, और फलस्वरूप ये आईसी दोबारा प्रयोग की जा सकती है, ऐसा बोल रहे हैं।
देखिए ऊपर वाले में ना मिटाया जा सकता है ना ही उसे संशोधित किया जा सकता है, पर ये जो नीचे वाला ई इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, इसमें पराबैंगनी किरणों द्वारा इसे मिटाया भी जा सकता है और इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है ईईपीरोम, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रॉम ए पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने तथा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। कमांड्स दिए जाने पर कंप्यूटर के उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ही इस प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं और इसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्राम को मिटा भी सकते हैं, संशोधित भी कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार अन्य उपकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली ई प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली ई प्रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ। सबसे ऊपर वाली जो है उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ये सीरीज लगाने को आता है तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन सी थी, रोम, उसके बाद टी रोम, और उसके बाद बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है, श्रुतिका, रामचंद्र जी, पद्माक्षी, आचल, हाँ जी मैम। समझ में आ रहा है। हाँ जी। थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिए, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा आप लोग पढ़ भी रहेंगे नहीं। मैम मैम फिर से वही ई मतलब ई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकली ई प्रोम, इसका फुल फॉर्म है, डबल ई है ना, हाँ हाँ डबल ई है वहां पे। पहले वाले का मतलब इलेक्ट्रिकली है, दूसरे का मतलब ई है, मतलब ई प्रोम ऐसे। अच्छा अच्छा, इरेजेबल होगा तो हाँ इरेजेबल। ओके। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, कैश मेमोरी। ठीक है, अब कैश मेमोरी में क्या है, इसकी सीरीज याद रखिएगा, प्रश्न बनता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। कैश मेमोरी क्या है, तो स्मृति में डेटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डेटा के प्रसंस्करण की गति में काफी धीमी होती है। ठीक है, इस अवरोध को दूर करने के लिए प्राथमिक स्मृति और सीपीयू के बीच अत्यंत तीव्र स्मृति का प्रयोग किया जाता है, जिसको कैश स्मृति कहा जाता है। इसमें बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को संग्रहित किया जाता है और इससे प्रसंस्करण की गति काफी तीव्र हो जाती है। यह एक गतिशील मेमोरी है जो रैम की भांति ही है। अंतर केवल इतना है कि कैश मेमोरी सर्वर में स्टोर होती है, जबकि रैम को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। कैश मेमोरी का उपयोग हाल ही में देखे गए वेब पेजों को याद रखने के लिए किया जाता है। अब ये आपकी जो कैश मेमोरी है ना, ये पता है आपको क्या है, जब आप कोई लिंक ओपन करते हो तो फटाफट यदि आप दूसरा उसी समय लिंक ओपन कर दोगे तो वो वहां पे चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा और लिंक ओपन कर दोगे तो वो वहां चली जाएगी। तो उसकी गति तो बहुत तेज होती है। आप लोग जैसे देखते होंगे, यदि मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताऊं, देखिए जैसे मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे आपने कुछ डाला, मान लीजिए डाला यूजीसी नेट, ठीक है 2024। ठीक है, ये देखिए तुरंत जस्ट अ सेकेंड, विद अ सेकेंड में ये आपका लिंक खुल गया। इसी में आपने ये पहला यूजीसी ग्रांट कमीशन वाला लिंक खोला, लिंक पे मैंने क्लिक किया और ये लिंक आपकी तुरंत ओपन हो गई। इसी के जस्ट बाद आगे यदि आप किसी का, मान लीजिए आप एडवांस इंफॉर्मेशन अलॉटमेंट, अभी अलॉटमेंट आया था सिटी का, मैंने इसको अलॉटमेंट को खोला और ये फटाक से अलॉटमेंट खुल गया, है ना। तो ये क्या है, ये सारी कैश मेमोरी है। ये आपकी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ये आपकी रनिंग के उसमें, लेकिन यही आप कट कर देंगे तो ये आपकी मेमोरी कहीं नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, यदि आप इसको दोबारा ओपन करेंगे, आप जैसे ही दोबारा यूजीसी डालेंगे और ये देखिए यूजीसी नेट 2024 फिर से लिख करके आ गया।
यानी कि ये आपका किसमें, हिस्ट्री में चला जाता है और ये आपकी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, ये तब तक रहती है जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते। ठीक है, कभी कभी आपको हिस्ट्री पेज भी डिलीट करने को आते हैं, तो यदि आप अगर वहां से क्लियर कर देंगे तो आपने जो भी चीजें सर्च की होंगी वो सारी चीजें चली जाएंगी। क्लियर है, सभी को क्लियर है? हाँ दीदी। हाँ। हाँ, चलिए अब आइए रैम पे। ठीक है, अभी हम लोगों ने रोम पढ़ा, रोम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ई रोम पढ़ा, ईपी रोम पढ़ा, ईपी रोम पढ़ा और कैश मेमोरी पढ़ी। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे। चलिए, रोम का फुल फॉर्म क्या है, जरा कोई बताइए रोम का फुल फॉर्म। रीड ओनली ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसी तरीके से रैम का क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कैसी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल होती है। ठीक है, यानी कि अस्थायी होती है, ये परिवर्तित की जा सकती है। और आपकी रोम कैसी थी, रोम कैसी थी आपकी, नॉन वोलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल, यानी कि स्थायी मेमोरी थी, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। चलिए आगे आते हैं। तो ये रैम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर का स्विच करते हैं तो सीपीयू स्टोर डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम परिणामों की अनुमति देता है। ये एक कंप्यूटर को पढ़ने और लिखने की मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि जानकारी उस पर लिखी जा सकती है और साथ ही इसे पढ़ा भी जा सकता है। रैम एक अस्थिर मेमोरी है, जिसका अर्थ ये है कि डेटा या निर्देश को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। जब आप कंप्यूटर का स्विच करते हैं तो हार्ड डिस्क से डेटा और निर्देश रैम से संग्रहित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कंप्यूटर को रिबूट किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, कंप्यूटर को रिबूट किया जाता है। एक सेकेंड, हाँ, कंप्यूटर को जब रिबूट किया जाता है तो उसमें आपका जो प्रोग्राम खोलते हैं उसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम में रैम में लोड किया जाता है। आमतौर पर ये एचडीडी से सीपीयू इस डेटा का उपयोग आवश्यक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम का डेटा खो देते हैं, जबकि जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक डेटा रैम में ही रहता है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम में डेटा लोड करने का लाभ ये है कि रैम से डेटा पढ़ना हार्ड ड्राइव में से पढ़ने की तुलना में बहुत तेज है। अब देखिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कैश मेमोरी दिखाई ना, हम ओपन कर रहे थे, फटाफट ओपन कर रहे थे, लेकिन अगर वहीं पे हम जरा सा क्रॉस मार दें तो वो पूरा डेटा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो ये रैम आपकी वैसी ही मेमोरी होती है। अगर आप उस डेटा को सेव नहीं करते हैं तो आपका ये मेमोरी चला जाता है, या जो भी आपने सर्च किया होता है या आपने जो भी डाउनलोड किया होता है, सारी चीजें चली जाती हैं। तो आप सेव किस में करते हो, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में। और आपका जो सर्चिंग डेटा होता है या जो हिस्ट्री वगैरह होती है वो सारी अस्थायी रूप में कहाँ पे होती है, रैम में होती है। अब आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा करके आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग ग्रुप में ही थोड़े दिन पढ़ते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने गूगल ड्राइव पर एक लोकेशन बना रखी होगी यूजीसी नेट करके और उसमें वो पीडीएफ सेव कर रहे होंगे। ठीक है, इनमें से बहुत से लोग होंगे। तो जो लोग सेव कर रहे हैं उनके पास ये पीडीएफ हमेशा रहेंगी, पर जो लोग सेव नहीं कर रहे, जो लोग डायरेक्ट ग्रुप से ही निकाल के पढ़ रहे हैं, तो उनका वो डाटा कैसा हो गया बताइए, वॉलेटाइल हुआ या नॉन वॉलेटाइल हुआ, वॉलेटाइल हुआ, कि जब तक आपके फोन की चैट रहेगी तब तक वो डेटा है, जैसे ही आप चैट डिलीट करोगे वो डेटा भी चला जाएगा। अभी क्लियर हुआ ये सब,
रोम, रैम और ये कैश मेमोरी, तीनों क्लियर हुए? मैम हाँ। रैम फिर से मैम रैम रैम वाला थोड़ा सा। रैम का मतलब ये है कि आप जब तक किसी चीज पे सर्च कर रहे हैं या सामने देख रहे हैं तब तक की वो रैम है, ठीक है। अब अगर आप उसको उठा करके कहीं पे सेव कर लेते हैं, सेफली उसको रख लेते हैं, ड्राइव पे सेव कर लेते हैं या गूगल वो क्लाउड्स आता है, क्लाउड्स पे सेव कर लेते हैं, तो वो डाटा आपके लिए स्थायी हो जाता है, यानी कि रोम हो जाता है, रीड ऑनली मेमोरी। आप उसको स्थायी करके रख सकते हैं। लेकिन यही डाटा यदि आप सिर्फ सामने से ही पढ़ रहे हैं तो आप जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करेंगे वो चला जाएगा। अच्छा ओके ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के हम लोगों ने ऑप्शन देखे थे ना, यहाँ पर कौन कौन से थे? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव। ठीक है, तो इन सबको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा है, ये हमारा क्या है? एसडीडी। एसडीडी यानी कि हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, अब इसको देखिए, देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, इसलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने के कारण बिजली बंद कर देने में उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण ना तो हम उसे इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, ना ही हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होती है, इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है, जो कुछ मुख्य सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं जो निम्न हैं। अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताया कि जैसे हमने कोई पीडीएफ डाउनलोड की और उसको यदि हमने चैट में ही रहने दिया या लोकेशन गूगल में ही रहने दिया तो वो कुछ दिनों बाद हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं तो गूगल ड्राइव में हम जब भी खोलेंगे वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, अब जैसे मान लीजिए गूगल ड्राइव में आपने सेव कर लिया, लेकिन आपका फोन गिर गया पानी में, भगवान ना करे गिरे, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर गिर गया तो आपका फोन खराब हो गया, तो आपकी गूगल ड्राइव भी चली गई, आपकी लोकेशन भी चली गई, तो उसमें स्टोर किया हुआ जो भी आपका चीज था वो भी चला गया। तो इसीलिए लोग क्या रखते हैं? पेन ड्राइव रखते हैं। पेन ड्राइव में अपने डाटा को सेव रखते हैं, या ज्यादातर लोग लैपटॉप में रखते हैं। लैपटॉप पे भी भरोसा नहीं करते लोग, पता नहीं लैपटॉप कब हैंग हो जाए या कब खराब हो जाए, तो उसको क्या करते हैं? स्टोरेज के लिए पेन ड्राइव में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो पेन ड्राइव्स वगैरह हैं ये सारे आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में आती हैं, जो आप अलग से लगा करके उनमें स्टोर करते हो। ठीक है, उसी में ये हार्ड डिस्क आपका पहला है। ठीक है, एसडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये क्या है? तो हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव या फिक्स्ड डिस्क एक मैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जो चुंबकीय भंडारण और चुंबकीय सामग्री के साथ लेपित होता है। एक या अधिक कठोर तेजी से घूमने वाले प्लेटर्स का उपयोग करके डिजिटल डेटा को संग्रहित और पुनर्प्राप्त करता है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर ये प्लेट देख रहे हैं ना, ये प्लेट, इस प्लेट को ही टर्न ऑन करके इसमें चीजें संग्रहित की जाती हैं। ये पहले चलती थी। ठीक है, अब दूसरा देखिए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? तो फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्केट एक प्रकार का डिस्क भंडारण है, जो एक वर्गाकार यानी कि गोल राउंड में लगभग चौकोर प्लास्टिक के घेरे में चुंबकीय भंडारण के माध्यम से एक पतली और लचीली डिस्क से बना होता है, जो कपड़े से ढका होता है, जो घूमती हुई डिस्क में धूल के कणों को हटा लेता है। ठीक है, तो ये जो ये आप लोगों ने देखी होगी ये फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, बचपन में पहले मम्मी पापा लोग इसी में ही गाने इत्यादि सुनते थे, है ना। अब आता है मैग्नेट टेप। मैग्नेट टेप क्या होता है? ये एक उपकरण है जो कंप्यूटर डेटा को चुंबकीय टेप पर संग्रहित करता है, उसे ड्राइव के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं। ये देखिए कैसेट, मुझे लग रहा है यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों ने अपने घरों में ये कैसेट देखी होगी, मैंने तो देखी है।
आप लोगों ने भी शायद देखी होगी, जो यदि आप लोगों के घर में कोई सुनने का शौकीन होगा, है ना। ये रील्स वगैरह, ये पहले मूवी थिएटर्स वगैरह में ऐसी ही रील्स चलती थी, है ना, इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मैग्नेट टेप बोलते हैं इनको। अब देखिए सीडी और डीवीडी। सीडी क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, जिसे सीडी भी कहा जाता है। छोटी प्लास्टिक डिस्क होती है जो प्रकाश का उपयोग करके कंप्यूटर डेटा और संगीत को संग्रहित और पुनर्प्राप्त करती है। ठीक है, इसमें भी हम लोग संगीत इत्यादि को रिकॉर्ड करते थे। दूसरा है डीवीडी। ठीक है, डीवीडी क्या है? तो आजकल सीडी का उपयोग एक अन्य विकसित रूप में किया जाता है जिसे डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। इसमें डेटा लिखने और पढ़ने के लिए एक विशेष ड्राइव होती है जिसे डीवीडी ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है, ये देख लेते हैं। देखिए सीडी और डीवीडी आप लोगों को एक ही जैसी देखने में लग रही होगी, लग रही है कि नहीं लग रही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसमें मुख्य अंतर पाए जाते हैं, जैसे सीडी का जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 700 MB होती है। कितनी होती है? 700 MB। ठीक है, जबकि डीवीडी का स्टोरेज क्षमता जो होता है वो 4.7 GB होती है। कितनी जीबी होती है बताइए? 4.7 से 17 GB, है ना, इतनी ज्यादा होती है। तो मतलब सीडी का स्टोरेज जो होता है वो कम होता है और डीवीडी का स्टोरेज ज्यादा होता है। ठीक है, ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है, सीडी में रिकॉर्डिंग या धातु की परत डिस्क के शीर्ष पर होती है। ठीक है, और डीवीडी में क्या होती है? डीवीडी में रिकॉर्डिंग या धातु की परत डिस्क के बीच में होती है। यहाँ पे क्या होती है? शीर्ष पर होती है और यहाँ पर बीच में होती है। ठीक है, फिर तीसरा इसमें अंतर जो है वो ये है कि सीडी में केवल सिंगल पिट्स लेयर होती है और डीवीडी में पिट्स की दोहरी परतें होती हैं। ठीक है, इसमें दोहरी परतों का प्रयोग किया जाता है। अब सीडी में जो डेटा ट्रांसफर है वो 1.4 MB से 1.6 MB प्रति सेकंड की रफ्तार से आता है, जबकि डीवीडी ट्रांसफर उसमें दर में 11 MB से प्रति सेकंड की रफ्तार से आता है। देखिए कितना अंतर है दोनों में, है ना। सीडी की जो मोटाई होती है 1.2 mm होती है और डीवीडी की मोटाई जो होती है वो 0.6 mm होती है ना। तो देखिए इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। और भंडारण स्टोरेज किसका ज्यादा होता है? सीडी का कि डीवीडी का? बताइए। डीवीडी का। डीवीडी का। डीवीडी का। ठीक है, ये 700 MB ले सकती है और ये 17 GB तक डीवीडी भंडारण स्टोरेज ले सकती है। चलिए, अब इसी से आपका एक प्रश्न आया है। डीवीडी टेक्नोलॉजी यूजेस एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डाटा। ठीक है, तो डीवीडी तकनीक डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग करती है। डीवीडी के लिए एक संक्षिप्त नाम है। चलिए फटाफट सभी लोग बताइए, फटाफट चैट बॉक्स में ही उत्तर दीजिए। हम्म, चलिए
सभी ने उत्तर दे दिया सी। तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस हैं, असेंबली लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस कैसे हैं, किसी जब कंप्यूटर का हम लोग कोई भी पार्ट्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें असेंबली लैंग्वेजेस आती हैं पीढ़ियों के द्वारा। ठीक है, जनरेशन के द्वारा। जैसे हम लोगों ने जनरेशन पढ़ी थी ना, कंप्यूटर की जनरेशन। चलिए इसी बात पर बताइए, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में प्रयोग होता था? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? फटाफट उत्तर दीजिए, कल ही आप लोगों ने पढ़ा सेकंड जनरेशन में भी। है। फर्स्ट में लिख मैम। करके दीजिए, लिख करके दीजिए, चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में प्रयोग होता था? ठीक है, जिन लोगों ने फर्स्ट जनरेशन बोला है उनका ठीक है, सेकंड जनरेशन में नहीं होगा। सेकंड जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ था बताइए? हाँ, सेकंड जनरेशन में कौन सी चिप का प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, बहुत बढ़िया। और थर्ड में? हम्म, सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आईसी। चल, बहुत बढ़िया। देखिए, अब लैंग्वेज कैसे हैं, तो एक पीढ़ी की भाषा निम्नलिखित में से किसी एक को संदर्भित कर सकती है। ठीक है, अ जनरेशन लैंग्वेज में रिफर टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरेशन के अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेजेस हैं उनको बताया। तो जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी वो क्या थी? नो ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर उसमें नहीं था। ठीक है, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का डिजिट वो जानते थे। बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1, इसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। फिर रिप्रेजेंटेड बाय 1 एस एंड 0 एस, मतलब जो भी रिप्रेजेंट होता था वो 0 और 1 की भाषा में ही रिप्रेजेंट होता था। ठीक है, कंप्यूटर आप लोगों को पता है, आप लोग जो टाइप करते हो, जैसे मान लो आपने लिखा APPLE एप्पल। ठीक है, आपने एप्पल लिखा, पर कंप्यूटर को एप्पल नहीं पता कि एप्पल क्या होता है। वो उसको क्या करता है? बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है। बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में उसको समझता है, देन वो आउटपुट देता है। और आउटपुट वो आप 0 और 1 की ही डिजिट में आउटपुट देता है, और उसे वो हमारे उसमें, हमारी लैंग्वेज में वो हमें आउटपुट दिखाई देता है। और ये सारा प्रोसेस पता है आपको कैसे होता है? विद इन 1 सेकेंड में होता है। मतलब आपने कुछ भी डाला, उसने समझा, देन उसने आउटपुट दे दिया। लेकिन इसमें कितने सारे स्टेप्स होते हैं जो वो फॉलो करता है। मतलब जो चीज हम डाल रहे हैं उसको वो 0 1 में कन्वर्ट करता है, फिर उसका आंसर ढूंढता है, प्रोसेस करता है, फिर उसको 0 1 में आंसर देता है, और देन हमारी लैंग्वेज में हम पे आउटपुट करता है। सोचिए, विद इन 1 सेकेंड में वो इतना सब कुछ करता है ना? चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में जो है ये लो लेवल लैंग्वेज थी इसमें। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो थी वो असेंबली लैंग्वेज थी। ये असेंबली लैंग्वेज प्रश्न पूछा भी गया है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
दूसरी पीढ़ी की भाषा में निम्न स्तर को असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। इनका उपयोग कभी-कभी कर्नेल और हार्डवेयर ड्राइव में किया जाता है, लेकिन आमतौर पर वीडियो संपादन और वीडियो गेम के लिए उपयोग इसका किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या है? ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें आपकी आती है सी प्लस प्लस आती है, जावा आती है, जावा स्क्रिप्ट आती है, विजुअल बेसिक आती है, 1950s आती है, फॉर्ट्रेन आती है, एल्गोल आती है, कोबॉल आती है और बेसिक आती है। देखिए ये फॉर्ट्रेन ये पूछी जा चुकी है, एल्गोल पूछी जा चुकी है, जावा पूछी जा चुकी है, ये सारी लैंग्वेजेस आपकी पूछी जा चुकी हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी जनरेशन में है आपकी? थर्ड जनरेशन में है। और कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज आपकी कैसी थी बताइए? कौन से लेवल की लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज? हाँ, बताइए, अभी इससे पहले पढ़ा है ना आपने। असेंबली लैंग्वेज कौन से लेवल की लैंग्वेज थी? सेकंड सेकंड हाँ, सेकंड जनरेशन की थी। लेवल कौन सा था? हाई लेवल था कि लो लेवल था? लो लेवल। लो लेवल, है ना। ये भाई अभी पढ़ा हम लोगों ने, है ना, इसको थोड़ा तो याद रखा करो। लो लेवल लैंग्वेज था। ठीक है, चलिए अब आते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। फोर्थ जनरेशन क्या है? तो आर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स सिमिलर टू स्टेटमेंट्स इन अ ह्यूमन लैंग्वेज। दिस इज आर यूज्ड कॉमनली इन डाटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्ट एग्जांपल इंक्लूड। अब इसमें कौन कौन सी आती है आपकी? फील्ड आती है, पीएचपी आती है, पाइथन आती है, रूबी आती है, स्क्वेल आती है, यूनिक्स सेल आती है, ओरेकल रिपोर्ट्स। ये सारी लैंग्वेज आपकी फोर्थ जनरेशन में आती है। अब देखिए रूबी लैंग्वेज पूछी जा चुकी है, पाइथन पूछी जा चुकी है, ये दोनों ही पूछी जा चुकी है। ठीक है, चलिए तो चौथी पीढ़ी की वे भाषाएं हैं जिनमें मानवीय भाषा के कथनों के समान कथन होते थे और इनका उपयोग आमतौर पर डेटाबेस प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्ट में किया जाता था। यानी कि स्क्रिप्ट आदि, जो मूवी बनने से पहले स्क्रिप्ट आदि लिखी जाती है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे आते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन्स विजुअल टूल्स टू हेल्प टू डेवलप अ प्रोग्राम। एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इंक्लूड। इसमें आती है आपकी मरकरी, OPS15, प्रोलॉग, है ना। ये आपकी सब किस में आती है? फिफ्थ जनरेशन में आती है। यहाँ पे कह रहे हैं पांचवा पीढ़ी की भाषा प्रोग्रामिंग भाषा के जिसमें प्रोग्राम को विकसित करने में मदद करने के लिए दृश्य उपकरण यानी कि विजुअल टूल्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। चलिए तो इस तरीके से ये आपके प्रश्न थे, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? और ये आपका प्रश्न आया है 2021 में। चलिए बताइए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में उत्तर देंगे।
सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। हाँ सर, एक ही ऑप्शन चूज करना है। चलिए, देव शर्मा जी ने बी ऑप्शन दिया है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। आप एक्सप्लेन कीजिए कि बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, इसमें पास्कल और जावा और सी प्लस प्लस ये लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एप्लीकेशन है, तो इसलिए बी नहीं होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसपे आप वर्क करते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है, तो ये आपकी लैंग्वेज नहीं है। तो पास्कल, जावा और सी प्लस प्लस आपकी क्या है, लैंग्वेजेस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन कीजिए। एक कंपाइलर का उपयोग निम्नलिखित को ऑब्जेक्ट कोड के बदलने के लिए किया जाता है, जिसे निष्पादित किया जाता है किसमें, हाई लेवल में, लो लेवल में, असेंबली लैंग्वेज में या नेचुरल लैंग्वेज में। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। सभी लोग आंसर दीजिए। चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा आंसर ए है। अच्छा, ठीक है, बाकी लोग। सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया। हम्म, पद्माक्षी जी क्लियर नहीं हो रहा है। आचल, दीदी क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अच्छा, ठीक है, चलिए देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड। मतलब जो भी आप कंपाइल करते हैं, ठीक है, उसमें डालते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्टिव कोड में बदलता है। देखिए, आप जरा थोड़ा सा पीछे आएंगे यहाँ पर, तो एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा है ना, एक सेकेंड। ये देखिए, फोर्थ वाली जनरेशन में देखिए, यहाँ पर लिखा है वे भाषाएं जिनमें मानवीय भाषा के कथनों के समान कथन होते हैं और इनका उपयोग आमतौर से डेटाबेस प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्ट में किया जाता है। तो ये क्या करता है, उसको कंपाइल करने, यानी कि जो भी आपकी लैंग्वेज है ना, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये आपकी ये जो तीनों है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये तीनों आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो आंसर है, हाई लेवल लैंग्वेज सही होगा। ठीक है, अभी समझ में आया। हाँ दीदी।
जो कंपाइलर है वो आपका, जो आपकी लैंग्वेज होती है उसको कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जैसे आप कंप्यूटर में एप्पल लिखते हो तो वो एप्पल नहीं समझता, वो किसकी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 बाइनरी की लैंग्वेज समझता है। वो एप्पल को पहले 0 to 1 में कन्वर्ट करता है, देन प्रोसेस होता है, वो आउटपुट जो देता है वो 0 और 1 में ही आउटपुट देता है, और वही हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करके उसका आंसर दिखाती है। क्लियर हुआ? और ये सारा प्रोसेस जो होता है ये विद इन 1 सेकेंड में होता है, क्योंकि आप तुरंत डालते हो और आपको तुरंत आउटपुट मिलता है ना, कि थोड़ा टाइम लगता है? बताइए। हाँ, टाइम मिल लगता है कि आपको तुरंत आउटपुट मिलता है? तुरंत आउटपुट मिलता है। हाँ, चलिए अब ये लास्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद वाला हम लोग कल करेंगे। अब यहाँ पे आपको बाइट्स एमबी वगैरह से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है, अरेंज करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे आप लोग कोई रिचार्ज लेते होंगे तो आप लोगों को मिलता है ना 2 GB डेटा, मिलता है कि नहीं? 2 GB डेटा, 1 GB डेटा, 500 MB डेटा, मिलता है कि नहीं? बताइए। हाँ, तो आप लोग MB और GB और KB से तो परिचित होंगे, क्योंकि ये आप लोग डेली मर्रा की जिंदगी में भी यूज करते हैं। KB, MB और GB, इन तीनों से तो आप परिचित होंगे, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी और चीजें होती हैं और इसके नीचे भी और चीजें होती हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनका जो सबसे छोटा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? बिट्स। क्या होता है? बिट्स। तो 4 बिट्स को मिला करके एक निब्बल बनता है। क्या बनता है? एक निब्बल। और 8 बिट्स को मिला करके बनता है एक बाइट। क्या बनता है? एक बाइट्स। तो मतलब यदि अगर आप लोगों में ये सिर्फ इतनी ही चीजें दी जाए, देखिए जितनी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये इतनी चीजें, तो आपका सबसे छोटा पैमाना क्या हो जाएगा? बिट्स। उसके बाद क्या होगा? निब्बल, फिर बाइट्स, फिर केबी, फिर एमबी और फिर जीबी। ये इतना क्लियर हुआ अभी सबको? क्लियर हुआ? हाँ। हाँ। अब इसके बाद जीबी के बाद भी आपके और पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या? टीबी, है ना। ये टीबी वो आपको बीमारी नहीं समझ लेनी है, जो टीबी बीमारी हो जाती है लोगों को, ठीक है। ये टेराबाइट है, ठीक है, टीबी। फिर उसके बाद पीबी। जीबी के बाद आपका क्या होता है? टीबी, पीबी। फिर होता है ईबी। क्या होता है? ईबी। फिर होता है जेटाबाइट, यानी कि जेडबी। क्या होता है? जेडबी। फिर होता है योटाबाइट, यानी कि वाईबी। और लास्ट जो होता है ब्रॉन्टोबाइट, बीबी, है ना। क्या होता है? बीबी। तो चलिए फटाफट सभी लोग, एक लोग कोई भी पढ़ दीजिए, कोई लोग एक क्रम पढ़ दीजिए, या मैं किसी का नाम लूं, या कोई अपनी इच्छा से पढ़ना चाहता है, बताइए। कोई पढ़ना चाहता है? चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ। बिट्स, निब्बल, बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी और बीबी, ठीक है। ये सारे आपके बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न ऐसे आते हैं, इसकी सीरीज को अरेंज करिए, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए या घटते से बढ़ते क्रम में लगाइए, दोनों तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी एक दो प्रश्न ऐसे मिले हैं कि जैसे बिट्स है, तो कितने बिट्स मिल करके निब्बल बनते हैं, तो बताइए कितने बिट्स मिलाएंगे तो निब्बल बनेगा? बताइए, जल्दी बताइए फटाक से। 4 बिट। 4 बिट।
4 बिट, ठीक है। और कितने बिट्स मिलाएंगे तो बाइट बनेगा? 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स। इसी तरीके से प्रश्न कभी कभी बनता है। चलिए, अब ये आपका ये एक प्रश्न मेरे को मिला था तो मैंने इसमें डाला। इसमें बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पूछा है ऑफ यूनिट्स ऑफ डिजिटल मेमोरी। तो डिजिटल मेमोरी की इकाइयों के सही आरोही क्रम की पहचान कीजिए। बताइए इन चारों में से कौन सा होगा सही, कौन सा होगा? फटाफट सब लोग चैट बॉक्स में आंसर दें। सभी ने आंसर दे दिया? चलिए, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या आता है? एमबी आता है, जीबी आता है, फिर टीबी और फिर पीबी। चलिए इसी बात पे बताइए एमबी के पहले क्या आता है? बताइए एमबी के पहले क्या आता है? केबी। केबी केबी, ठीक है। केबी के पहले क्या आता है? बाइट। बाइट्स। निबिल निबिल नहीं, बाइट्स आते हैं, ठीक है। बाइट्स के पहले क्या आता है? निबिल निबिल निब्बल, ठीक है। निब्बल के पहले क्या आता है? बिट। बिट बिट बिट, ठीक है। तो अभी क्लियर है सभी को? हाँ। तो ये इस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षमता के आधार पर बेस बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉड बैंड, ठीक है। ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अभी तक किसी को यदि पढ़ाए हुए में से कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। हम्म